कहां तक पढ़ा था अपन ने पिछली क्लास में? मेजरमेंट। लेकिन एक अपना थोड़ा सा टॉपिक रहा हुआ है, ऐसा करो आप 2 या 3 पेज छोड़ दो, ठीक है ना, कभी अपन 1 घंटा लेकर उसको टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ऐसा करो 3 पेज छोड़ दो आप लोग। हाँ हाँ, पिछली बार में जो अपना है ना, उसमें 3 पेज छोड़कर फिर नया टॉपिक डाल दो, मेजरमेंट। क्योंकि इसमें अपना एक टॉपिक रहा हुआ है, भार गुणक क्या होता है, मांग गुणक क्या होता है, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। तो आप ऐसा करो 3 पेज छोड़ दो एक बार। आपस में बातें नहीं। इधर क्या बोल रहा हूं मैं आगे? मैं क्या बोला हूं? बोल रहा हूं आगे बातें नहीं करनी है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या क्या आपने 2 या 3 पेज छोड़ दो, वो टॉपिक अपन कभी 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेकर करवा दूंगा, ठीक है ना। आज अपन टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? मेजरमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है और यहीं का यहीं कंप्लीट करना है इसको। और बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर आपने मापांक यंत्र देख रखे हैं तो इस जितना टॉपिक कोई इजी नहीं है। और यहां से आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो, मापांक यंत्र। सबसे लास्ट कोट वाला आ गया। जो दोनों दोनों जो ये बैठे हैं ना फमूद की तरह, आगे जो दोनों, आगे जो दोनों, हेडिंग डाल दो मापांक यंत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये बताऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक। मापांक यंत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मेरे ख्याल से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगभग आपके सब देखे हुए भी होंगे। मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वाट मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, देख रखा है ना। पावर फैक्टर मीटर क्या होता है, आवर्ती मीटर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, तो यही पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं यहां पर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसको अपन पढ़ने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको अपन कुछ भागों में बांटेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध क्या होता है सबको पता है ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध का मापन। फिर अपन पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक होगा अपना, एक वर्ड होता है क्या, कैपेसिटर। एक होता है इंडक्टर। एक होता है आवर्ती। आवर्ती का मापन। 2 टॉपिक हो गए। अब तीसरा टॉपिक होगा, वो सबसे बड़ा भी है, यंत्र। मापांक यंत्र। अब ये जो भाग है इसको वापस अपन कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मापांक यंत्रों में कौन कौन सी त्रुटियां होती है। क्वेश्चन यहां से आता है त्रुटियों से। त्रुटियों का मतलब समझते हो ना, कौन कौन सी एरर होती है जब अपन रीडिंग मापते। आपने देखा भी होगा, अपन एक ही प्रैक्टिकल को अलग अलग बंदे जाकर करते हैं तो सबकी रीडिंग अलग अलग आती है। तो ये अलग अलग क्यों आती है? या तो आप में कुछ गलती है, या उस जो उपकरण आपने काम में लिया है उसमें कुछ गलती है, या हो सकता है कोई तापमान का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता हो। तो ये त्रुटियां होगी, कौन कौन सी होगी बाद में पढ़ते रहेंगे। दूसरा है अपना मापांक यंत्रों के प्रकार। अब इस प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अपन लिखते हैं पीएमएमसी होता है, एमआई होता है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर होता है। ये जितने मैं लिख रहा हूं मेरे को बताते रहना, अगर कोई पीछे रह भी जाए तो। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, या जिसको अपन सिंपल वाट मीटर भी कहते हैं। और क्या होता है? पावर फैक्टर मीटर होता है। और क्या होता है? आवर्ती मीटर। ये तो लिखो तो, नहीं तो इसकी कोई जरूरी नहीं, आवर्ती को मापने वाला मीटर होता है। कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ रखे। और क्या होता है? ऊर्जा मीटर। बहुत अच्छा टॉपिक है ऊर्जा मीटर।
और क्या पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है। फिर अपन पढ़ेंगे तापीय यंत्र, जिसमें अपन दो प्रकार के यंत्र पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद अपन, अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के होते हैं, सीटी और पीटी। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ही एक अन्य प्रकार होता है, किसी को पता हो तो, टोंग टेस्टर होता है, मल्टीमीटर होता है। इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये इतने यंत्र हैं जो अपने काम आएंगे। अब आप कहोगे अमीटर और वोल्टमीटर नहीं लिखा है, तो वो इसमें ही आ जाएंगे अपने पीएमएमसी और एमआई में अपने आ जाएंगे क्या, अमीटर और वोल्टमीटर। ये जो वर्ड लिखे हैं ये सारे के सारे अपन डायग्राम के साथ पढ़ते रहेंगे एक एक करके। तो एक बार नोट करो तो कर लो, नहीं तो आज अपन स्टार्ट करेंगे। आज का अपना टॉपिक क्या होगा, प्रतिरोध का मापन। यहीं का यहीं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे अपन। हो गया, आगे बढ़ो, लिख दो। और भी कोई यंत्र होंगे तो अपन लिखते रहेंगे। और जहां पर मैं अंडरलाइन करूं वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे एग्जाम के लिए, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा अपन डीप में पढ़ते रहेंगे। जिसने नोट कर लिया है वो हेडिंग डाल दो, प्रतिरोध का मापन। हो गया अब तो, सर ऐप में क्लास डीसी मोटर ट्रांसफार्मर की क्लास नहीं है ना। अरे डीसी मोटर कहां पर है अभी, ना तो डीसी मोटर है ना ट्रांसफार्मर है। अब एक बंदा पूछ रहा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में जितना मैंने बताना उतना सुफिशिएंट है। परंपरागत याद रखो सिलेबस में परंपरागत है। गैर परंपरागत आता है नॉन टेक में, जब अपन जीके पढ़ते हैं तो वहां पर काम आता है, बाकी टेक्निकल में कभी भी नहीं आता है। अब हेडिंग डाल दो प्रतिरोध का मापन, उसमें सबसे पहले हेडिंग डालो प्रतिरोध के प्रकार। इस टॉपिक को अपने को यहां का यहां कंप्लीट करना है। सबसे पहले प्रतिरोध के प्रकार स्टार करके यहां से 100% आपका एक क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी मिलेगा कहां से, प्रतिरोध के मापन से। तो बात करूं यदि मैं प्रतिरोध के प्रकार की, तो प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकते हैं? ये होते हैं प्रतिरोध के मान के अनुसार। किसके अनुसार बात हो रही है, मान का मतलब समझते हो ना, उस प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, उसके आधार पर प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ध्यान रख लेना कौन कौन से होते हैं। तो आइए अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला होता है जिसे अपन कहते हैं निम्न प्रतिरोध। इसका जो परास है वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन गिने जाते हैं बेसिक में। इसी कारण मैं कह रहा हूं मेरे जितने भी टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें बेसिक के भी जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके साथ में क्लियर कराता जाऊंगा। सबसे पहला जो प्रकार है जिसे अपन कहते हैं निम्न प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रकार कौन सा है, देखो निम्न प्रतिरोध। अब एग्जाम में पूछते हैं निम्न प्रतिरोध कौन से प्रतिरोध होते हैं।
तो पहला है उसे अपन कहते हैं लो रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध के प्रकार है प्रतिरोध के मान के अनुसार। मान का मतलब समझते हो ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध को मापने के लिए अपन किस किस का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे उपकरण है। मल्टीमीटर के द्वारा अपन मापते हैं और ओम मीटर के द्वारा मापते हैं, मतलब बहुत सारी विधियां हैं। दूसरा होता है अपना मध्यम प्रतिरोध, जिसे अपन कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सबको पता है ना, ओम किसके बराबर होता है, कोई पूछ ले ओम किसके बराबर होता है, हाँ सही बोले हो, वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट तीसरा होता है अपना हाई रेजिस्टेंस। साथ में लिखते रहना, बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा आपको। हाई रेजिस्टेंस। अब स्टार्ट करते हैं अपन पहला पॉइंट। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो पहला पॉइंट यदि पैरामीटर की बात करूं तो कौन से होते हैं, वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है। वे प्रतिरोध जिसका मान ये कम है, किससे कम होता है, 1 ओम से कम होता है, उस प्रकार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं अपन, निम्न प्रतिरोध। पढ़ लोगे या पूरा लिखूं, वे प्रतिरोध क्या लिखा, लेस देन किसे, 1 ओम। वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, निम्न प्रतिरोध। आइए बात करते हैं दूसरी कौन सी अपनी, मीडियम प्रतिरोध। कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये बार बार पूछ रखा है। वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से क्या होता है, अधिक, और क्या होता है 10 की पावर 5 ओम। या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या कंफ्यूज मत होना, 10 की पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 किलो ओम लिख दूं यहां पर, 100 2 जीरो आ गया, और किलो का मतलब क्या हो गया 3 जीरो। तो वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से 100 किलो ओम के 20 होता है, उन प्रतिरोध को क्या कहते हैं अपन, याद रखो एग्जाम के लिए हमेशा। और हाई का क्या होगा, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, याद जरूर रख लेना। वे प्रतिरोध जिसका मान 100 किलो ओम से अधिक होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस। बताओ तीनों बातें समझ में आई नहीं आई। याद कौन से रखने हैं, ये दोनों। निम्न प्रतिरोध क्या होता है, वे प्रतिरोध जिसका मान 1 से कम होता है। मध्यम होता है जिसका मान 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम, या कभी कभार अगर ओम में कहे तो कितना 10 की घात 5 ओम तक होता है, उसे अपन मीडियम प्रतिरोध कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, उपयोग कहां पर करते हैं, ये स्टार्ट करो इसका। हाँ निम्न क्या लिखा हो पढ़ो आप, 1 से कम। तो फिर मैथ में अपन क्या करते हैं, जिस साइड बड़ा मुंह खुला होता ना वो बड़ा है। अब यहां पर देखो मुंह बंद किस साइड है, आर, तो आर का मान कम है किससे, 1 से। लिख देना आप, इतना नहीं आता है तो लिख देना अपने आप ही। नेक्स्ट आगे आओ, बात करते हैं अपन दूसरी बात। कौन सा पॉइंट है कि इसका उपयोग अपन कहां कहां करते हैं। क्या लिखा दूसरा पॉइंट मैंने, उपयोग, कि इस प्रतिरोध और इसका एग्जाम में पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, जब मैं आपको मशीनें पढ़ाऊंगा वहां पर भी कहूंगा। आपको पता है किसी भी मशीन के 2 मुख्य भाग कौन से होते हैं, स्टेटर और रोटर। एक तो क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्टिव, किसी भी मशीन के 2 मुख्य भाग क्या होते हैं, स्टेटर और रोटर। आपको पता है स्टेटर और रोटर पर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में अपन किस वायर का प्रयोग करते हैं, कॉपर। तो वहां पर लिखते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा होता है 1 से कम। तो इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, वाइंडिंग लिख दो, या सिंपल अपन लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम का है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो वहां पर लिखा हूं तो याद रह जाएगा,
आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब होता है कि इसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, 1 ओम से कम। ये अपना बेसिक मशीनों का पॉइंट है, वहां से उठा हुआ यहां पर लिख रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध किस श्रेणी में आता है, निम्न में। और क्वेश्चन पूछे कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम, 1 ओम से अधिक, 0 या अनंत। तो 1 ओम से कम होता है, 0 मत लिख देना, 0 किसी का भी नहीं होता है। तो उपयोग कहां पर करते हैं अपन, आर्मेचर वाइंडिंग के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहीं पर पहले इसको कर लेते हैं। बात करते हैं इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। 2 होते हैं वो अपने होते हैं निम्न प्रतिरोध। तभी अपन निम्न प्रतिरोध को कभी भी किसके द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा नहीं माप सकते हैं, ध्यान रख लें। वेरी गुड, नहीं, वो भी इसी में होगा। कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। और अगर आपको ये वर्ड याद रह गया तो आप अपने आप बता दोगे इसके मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं। तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछते हैं, मापन विधियां। वर्ड क्या लिखा है, सबसे इसमें भी इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। डायरेक्ट यही भी लिखा सकता था, लेकिन मैंने कहा ये भी पॉइंट लिखा देता हूं आपको। मापन विधियां, निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कोई बता सकता है। एक तो इसको स्टार कर लो, हमेशा क्वेश्चन आता है। इसको मापने के लिए 2 विधियां काम में आती है, कोई भी एक विधि। एक तो होती है अपनी कौन सी, देखो अपन बोल ही रहे हैं 4 टर्मिनल, मतलब इसके लिए अपन काम में लेंगे केल्विन डबल ब्रिज। विधि का नाम क्या है, केल्विन डबल ब्रिज। अब आप क्वेश्चन लगाना तो आपको यह विधि हर दूसरे क्वेश्चन में मिल रही है। या तो ऐसे पूछते हैं केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा कौन से प्रतिरोध का मापन किया जाता है, निम्न। या सबसे ज्यादा ये पूछते हैं निम्न प्रतिरोध का मापन निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है, केल्विन डबल। याद कैसे रखोगे, अरे इसमें टर्मिनल भी डबल है। सामान्यतः प्रतिरोध में कितने टर्मिनल होते हैं, 2। इसमें कितने हैं डबल हुए नहीं हुए, क्यों, तो इसी कारण डबल होते हैं। 2 तो अपने सामान्य होते हैं, और इसको 2 ब्रिज बनाने के लिए कितने टर्मिनल हो गए, 4। कौन सी विधि काम में लेते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। दूसरा, और अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं, कोई बता सकता है। और अपन लेते हैं पोटेंशियोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन अपने आप उठते हैं, तो जिसमें से क्वेश्चन उठेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी विधि कौन सी है, तो पोटेंशियोमीटर सबने देख रखा होगा, एग्जाम में पूछते हैं पोटेंशियोमीटर में जो वायर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। पोटेंशियोमीटर में वायर की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। नहीं देखा आपने कभी पोटेंशियोमीटर, जो अपने 11th या 12th में प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर अपन के काम आता है। किया हो तो कभी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अपने इतना याद रखो कि निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए कितनी विधियां हैं, 2। कौन कौन सी है, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। बताओ समझ में आई नहीं आई, वापस देखो एक बार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, 3। सबसे पहले अपन ने बात की निम्न प्रतिरोध, कौन से होते हैं, वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है। कितने टर्मिनल होते हैं, 4। कहां पर उपयोग में लेते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, या सिंपली अपन कह सकते हैं वाइंडिंग व वायरिंग में। सामान्यतः प्रतिरोध कितना होता है, 1, लेकिन एग्जाम में ये नहीं, एग्जाम में ये पूछ रखा है। मापन विधियां, कौन कौन सी मापन विधियां हैं, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। अब क्वेश्चन यहां से आते हैं, पोटेंशियोमीटर के बारे में तो बाद में लिखेंगे, पहले अपन इसको पूरा करेंगे। अब बात करते हैं मध्यम प्रतिरोध। तो मध्यम प्रतिरोध का उपयोग कहां पर करते हैं, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, डायोड हुआ, बीजेटी हुआ, एफईटी हुआ, मॉसफेट हुआ, ओपेम हुआ, एम्पलीफायर हुआ, उसमें सामान्यतः जो प्रतिरोध होते हैं कौन से होते हैं, मध्यम। तो कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। कोई जरूरी नहीं, केवल नाम रहे तो याद रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कितने टर्मिनल होते हैं, 2। कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल। सामान्यतः जो अगर सिंबल कहे तो सिंबल अपना क्या होता मध्यम का, ये रहा। अब बात करते हैं वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए अपन किस किस का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा देखो, मापन विधियां। कोई बता सकता है कितनी विधियां हैं,
अब एक बार लिखना बंद करो, मैं आपको टाइम दे दूंगा। अब यहां पर आ जाओ। मापन विधियां कितनी होती है मध्यम प्रतिरोध को मापने की? एक एक करके बताओ। सबसे बेस्ट कौन सी होती है? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपने काम भी लिया होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। तो एक या कह दे कि मध्यम प्रतिरोध को मापने की सबसे बेस्ट विधि तो हमेशा यही मानी जाएगी, जिसका मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा। कौन सी है? व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन से प्रतिरोध को मापने के लिए काम में ली जाती है? मध्यम। इसके अलावा एक और होती है, कोई बता सकता है तो? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो इस यंत्र का नाम है ओम मीटर। यंत्र का नाम क्या है? ओम मीटर विधि। किसको मापने के लिए काम में ली जाती है? प्रतिरोध। तीसरी विधि देखो, प्रतिरोध मापना है तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन आई। V क्या है? किसके द्वारा मापते हैं? वेरी गुड। आई क्या है? किसके द्वारा मापते हैं? तो इस विधि का नाम क्या है? वोल्ट मीटर अमीटर विधि। कौन से प्रतिरोध को मापने के लिए काम में लेते हैं? तो विधि हो गई वोल्ट मीटर अमीटर विधि। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन आगे करेंगे, जिसको अपन थोड़ा अंदर से पढ़ेंगे वो भी आपको बताता रहूंगा। तीन विधियों के नाम याद हो गए? व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर और वोल्ट मीटर अमीटर विधि। दो विधियां हैं जिसके केवल नाम याद रखने हैं, बाकी वास्तव में इसका प्रैक्टिकल अपन उपयोग नहीं करते हैं। कौन कौन सी है? एक है अपनी प्रतिस्थापन विधि, और एक है लास्ट अपनी कौन सी? कैरी फॉस्टर ब्रिज विधि। आप कह रहे हो फिर अपन काम में नहीं लेते हैं, तो फिर आप लिख क्यों रहे हो? लिख इसी कारण रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछता निम्न में से कौन सी विधि मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। तो वहां पर अगर नाम याद नहीं होंगे तो अपन नहीं बता पाएंगे। इसका नाम आपको याद रखने। देखो यहां पर कितनी विधियां हैं, यहां पर कितनी है, टोटल कितनी हो गई? ये हो गया। इसको स्टार करो वापस। आपको यहां पर सबकी सब मापन विधियां ही याद रखनी है। तीसरा कौन सा देखो तो? हाई रेजिस्टेंस। कहां पर उपयोग में लेते हैं? इसको स्टार करो। हाई रेजिस्टेंस अपन किसका मानते हैं? वेरी गुड, इंसुलेशन। तो जहां पर भी इंसुलेशन की बात होती है तो वहां पर प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? याद है जब मैं केबल पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने बोला था कंडक्टर के ऊपर क्या होता था? इंसुलेशन। कौन से इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं? पेपर। पेपर कौन सा भी हो सकता है, आपको खुद को देखना है। सबसे बेस्ट होता है इम्प्रेग्नेंट पेपर है, बताया था ना। अब होते क्या है इंसुलेटर? जो धारा को बिल्कुल ही जाने नहीं देते। इसका मतलब इसका उपयोग कहां पर करते हैं? सबसे बेस्ट जो एग्जाम में पूछते भी है वो वर्ड लिखना में कहां पर? केबल इंसुलेशन के रूप में। और केबल का इंसुलेशन मैंने आपको बता रखा है किस पर निर्भर करता है। केबल इंसुलेशन में, या सिंपली अपन लिख सकते हैं इंसुलेटर के रूप में कौन से प्रतिरोध का उपयोग करते हैं? हाई रेजिस्टेंस। बात करते हैं इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। अब ये वापस इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था टर्मिनल में, ना ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ये कितने टर्मिनल होते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछते, एग्जाम में पूछते हैं ये तीसरा टर्मिनल का नाम क्या होता है। तो देखो होता क्या है, हाई रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा, अर्थात ये देखो अब यहां पर अगर मैं प्रतिरोध बनाऊंगा तो ये प्रतिरोध क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा? मतलब क्या है, ये धारा को तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। क्या धारा को जाने देगा? नहीं जाने देगा। अब देखो होता क्या है, आपको पता है इंसुलेशन में क्या होता है, कहीं पर भी मान लो खड्डा हो जाता है अंदर की तरफ, या केबल देखिए कहीं कहीं से देखा है आपने फूल जाती है केबल। क्यों फूलती है वो? क्योंकि वहां पर जो इंसुलेशन मटेरियल था वो थोड़ा खराब था। अब खराब होने के कारण क्या थी, धारा तो कंडक्टर से जा रही थी लेकिन वहां पर धारा को क्या मिल गया? कच्चा खराब रास्ता मिल गया। तो धारा क्या होने लगी? लीक, जिसे अपन कहते हैं लीकेज धारा। कभी कभार आपने देखा नहीं, घर का नल स्टार्ट करते हैं तो अपने को झटका लगता है, तो वो धारा कहां से आई है? भटकी हुई धारा आई है। मतलब इस इंसुलेशन, इस लीकेज धारा के कारण अपन का ये केबल का जो मटेरियल है ये खराब हो सकता है। तो अपन क्या करें, उसको सेफ रखने के लिए ग्राउंड नहीं करते क्या?
मान लो किसी कारण से मान लो ये इंसुलेशन ब्रेक हो रहा है तो भी अपने को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसी कारण यहां पर एक तीसरा टर्मिनल अपन प्रोवाइड करते हैं। उस टर्मिनल का नाम क्या होता है? गार्ड वायर। तो गार्ड वायर का प्रयोग किस प्रकार के प्रतिरोध में करते हैं? वेरी गुड। क्या कार्य होता है गार्ड वायर का? वह गलत बात, हां, लीकेज धारा को पथ प्रदान करना। लीकेज धारा मत कह देना, धारा को कभी नहीं, लीकेज धारा को पथ प्रदान करने के लिए इसमें तीसरा टर्मिनल होता है जिसका नाम क्या है? लीकेज धारा कौन सी होती है पता लगे आपको? वेरी गुड। लीकेज धारा, भटकी हुई धारा, लीकेज धारा को क्या करता है? ये निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना, रास्ता प्रदान करना, किसका कार्य होता है? तीसरे टर्मिनल का। इसी कारण इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? तो एग्जाम में पूछते हैं गार्ड वायर का प्रयोग किसमें करते हैं? हाई रेजिस्टेंस में। गार्ड वायर का कार्य क्या होता है? ये क्वेश्चन ज्यादा पूछ रखा है। तो क्या होता है? लीकेज धारा को निम्न पथ प्रदान करना। अपन नहीं करते, आपने देखा होगा मोटरों को अपन क्या करते, अर्थ नहीं करते क्या? क्यों करते हैं अर्थ? ताकि मान लो अपन कभी हाथ लगाए तो अपने को झटका न लगे। क्यों? क्योंकि मान लो किसी कारण से कोई अंदर दोष हुआ है तो वो सारी की सारी धारा उस वायर से कहां पर चली जाएगी? अर्थ में। क्योंकि अर्थ में अपन ने दो बातें बताई थी, याद हो तो, एक अर्थ का विभव कितना होता है? हमेशा 0। और दूसरा अर्थ का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? निम्न होता है। इसी कारण अपन हमेशा अर्थिंग करते हैं। तो याद रखना, कह देना कि उपकरणों की अर्थिंग क्यों की जाती है? लीकेज धारा को प्रवाह करने के लिए, उपकरणों की सुरक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं? हमेशा अर्थ करते हैं। याद हो गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन तीसरा और लास्ट पॉइंट, क्या है? मापन विधियां। लिख दूं यहां पर, इसको मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो मापन विधियां स्टार करके आपको लिखनी है। मापन विधियां में अपन एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें भी एक तो ये पूछते हैं, एक यहां से क्वेश्चन ये तो आएगा ही आएगा, मेगर। ऐसा कौन है जिसने मेगर देख रखा है? और मेगर में से 100% है, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा। इतना अच्छा क्वेश्चन है मेगर। इतनी मैंने रामायण लिखी है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेगर। कौन से प्रतिरोध को मापने के लिए काम लेते हैं, किसका कॉम्बिनेशन होता है, कितनी स्पीड होती है, कितने वोल्टेज पर कार्य करता है, ये सारे के सारे पॉइंट है अपन लिखेंगे पूरा इसके डीप में। मतलब ये तो अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और मेथड है, कोई बता सकता है? एक है अपना फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। बाकी के केवल नाम याद रखो, कोई काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा? मेगर। और एक कौन सा है? और एक है मेगा ओम। वहां पर ओम मीटर था, ओम मीटर, यहां पर क्या होगा? मेगा ओम मीटर। ये कभी क्वेश्चन भी नहीं आ रखा है, मेगा ओम मीटर विधि। क्योंकि देखो 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? मेगा ओम ही होता है ना। अब एक बार वापस देखो, फिर लिखो, फिर अगर किसी को कमेंट में पूछना है तो पूछना। अब एक बार वापस यहां पर आ जाओ, एक बार पूरा का पूरा आपको मैं वापस बताऊंगा, यहीं का यहीं इसको याद करवा दूंगा आपको। आ जाओ यहां पर। अपन ने क्या लिखा था? प्रतिरोध के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक एक करके बोल रहा हूं, आप सुनते रहना। सबसे पहले होता लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध। वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है, याद रखना एग्जाम का पॉइंट है। वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से कम होता है निम्न प्रतिरोध कहा जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग में। मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है 1 ओम से कम, 1 ओम से कम। अब बात करते हैं इसके मापन विधियां। 2 विधियां होती है, केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। कौन कौन से? केल्विन डबल ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। याद हो गया? आओ दूसरी बात करते हैं, कौन सा अपने पास? मध्यम प्रतिरोध। वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक होता है उसे अपन क्या कहते हैं? मध्यम प्रतिरोध।
क्या होता है, वापस बोलो, वे प्रतिरोध जिसका मान 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम के मध्य होता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध को मापने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है, वेरी गुड, सबसे बेस्ट विधि होती है, ये ध्यान रखना, ये बेस्ट विधि होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी विधियां होती है, तो टोटल विधियां कितनी होती है, कौन कौन सी, व्हाइट स्टोन ब्रिज, ओमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिस्थापन, कैरी फॉस्टर। बाकी नीचे वाली के केवल नाम याद रखना है, इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं तीसरा कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस, अर्थात इसे ही अपन कहते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध। क्या कहते हैं अपन, इंसुलेशन प्रतिरोध। एक ही बात है, हाई रेजिस्टेंस हमेशा किसका माना जाता है, इंसुलेशन का। कितने टर्मिनल होते हैं, 3। एग्जाम में पूछते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस में तीसरे टर्मिनल का कार्य क्या होता है, लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना, ताकि अपनी जो केबल है वो खराब न हो। अपन ट्रांसफार्मर की अर्थिंग क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर जले नहीं, यही करते हैं नहीं करे, तो यही वही केबल की सुरक्षा के लिए अपन क्या करते हैं, गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। तो गार्ड वायर का कार्य क्या होता पता लग गया। अब बात करते हैं इसको मापने के लिए सबसे बेस्ट विधि, याद रखो मेगर, बाकी के नाम याद रखो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब आप इसको एक बार नोट कर लो, उतार लो आराम से। अब किसी के डाउट है तो पूछ लो। हाँ, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड भी होता है, सही बात लिख सकते हो। यहां पर एक विधि और होती है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि। बड़ा करो, और यहां चिन्ह नहीं लगा है, बस आराम से नोट कर लो, कोई बात नहीं। है, बड़ा करूं, छोटा करूं, कौन बोला है, गलती से कोई, हाँ आपका काम है पढ़ने का, बाकी काम मेरा है। ये कौन है, पंकज, आप पढ़ा रहे हो, एमपी लाइन में कितने क्वेश्चन आएंगे वो मेरे को थोड़ा ही पता, मैं पेपर थोड़ा ही बना रहा हूं। ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, जिसके डाउट नहीं है वो किसी प्रकार का क्वेश्चन मत करो। आप बैठे रहते हो उनको ब्लॉक कर दो, डाउट है तो कोई पूछते रहो। बाकी मैं अभी कह दूं 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, कल कहेंगे नहीं आए तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना कह देता हूं बहुत, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई टॉपिक अब कमेंट करेगा तो उसको परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रख लेना। एक बार तो बता देता हूं, आगे बताऊंगा नहीं। किसी के डाउट है तो पूछते रहो आप फुल। मीडियम वाले में आर और 100 किलो ओम के बीच में साइन नहीं लगा, अब तो लगा दिया ना। लगाए हुआ अभी क्या काम का, जब आपको समझ ही नहीं आता है तो। समझ आ रहा है ना सबको, याद हो गई यही के यही, कितनी विद्या हो गई। अभी तो आपको लग रहा है सिंपल विद्या है, जब आगे पढ़ोगे ना विद्या बहुत सारी है, तभी ये क्वेश्चन हमेशा आता है। यहां पर कितनी विद्या हो गई, 11 हो गई ना, 11। अब एसी ब्रिज पढ़ोगे तो वहां पर भी आएगी। तो ये विद्या सारी की सारी नाम याद रखनी बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश में है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव गिरावट विधि। और इस विधि का प्रयोग कहां पर करते कोई बता सकता है, अभी मैं आगे बताता रहूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन वैसे भी पूरा पढ़ेंगे।
हाँ इधर खड़े हो तो एक बार खड़े हो। मैं ही तो नहीं तो मैं थोड़ा ही हूं, मैं तो खड़ा ही हूं। अरे क्या पूछ रहा, क्या आता अपने को? जिस किसी को डाउट है तो डायरेक्ट मेरे को पूछो। देखो एक एक बंदा डाउट पूछेगा, कितना का क्लियर होगा आप ही बताओ। डाउट पूछो, आप फुल पूछो मेरे को। एक बंदे का डाउट आएगा तो कितने बंदों का क्लियर होगा, ये देखो। हो गया अब तो। अब आ जाओ, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो अपन पढ़ेंगे। एक अपना इंपॉर्टेंट क्या है, पोटेंशियोमीटर। बाकी केल्विन डबल ब्रिज अपने को कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। आप कहोगे तो आपको डायग्राम बता दूंगा बाद में, आज लेकर नहीं आया, कल डायग्राम बता दूंगा। हेडिंग डाल दो। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है मेगर, जहां पर बहुत सारे पॉइंट होंगे। बाकी पोटेंशियोमीटर अपन जो आईटीआई वाले हैं उनमें एग्जाम में पूछते हैं, दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, किसी को पता है? तो आओ हेडिंग डाल दो, पोटेंशियोमीटर। लिख दिया सबने? आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालो, पोटेंशियोमीटर। पहला पॉइंट तो अपन ने लिख दिया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। क्या काम आता है लिखो तो लिख दो, निम्न प्रतिरोध के मापन के लिए। निम्न प्रतिरोध मापन में इसका प्रयोग अपन करते हैं। बात करते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रिंसिपल कार्य करता है, कोई बता सकता है? शून्य विक्षेपण। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शून्य विक्षेपण। मतलब अपन रीडिंग तब लेंगे जब उसमें जो अपने क्या लगा रखा है, गैलोनोमीटर लगा रखा है, उस गैलोनोमीटर में विक्षेपण क्या होगा? जीरो होगा। और उसी के आधार पर इसका सिद्धांत क्या हो गया? शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब आप कहोगे शून्य विक्षेपण होता क्या है, तो आओ मैं एक बार इसके डायग्राम के द्वारा बता देता हूं आपको। शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर, अर्थात इसमें होता क्या है, ये क्वेश्चन है 12th का, जब अपन 12th में पढ़ते हैं तब होता क्या है। देखो इसे इस प्रकार से, ये एक स्केल होती है, ये क्या अपनी एक मीटर की स्केल होती है। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है कि पोटेंशियोमीटर में जो स्केल होता है उसका कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की ये स्केल होती है। अब देखो इस स्केल के कितने टर्मिनल है? 2। इन 2 टर्मिनल पर अपन एक कोई भी सेल जोड़ देते हैं, प्राथमिक सेल। क्या जोड़ लिया अपन ने? ये प्राथमिक सेल जोड़ दिया। कितने टर्मिनल है? 2। अब अपन देखो तीसरा, यहां पर क्या लगाएंगे अपन? एक और सेल लगाएंगे। यहां पर अपन क्या लगाएंगे? गैलोनोमीटर। और यहां पर अपन क्या लगा देंगे? एक जॉकी, जिसको अपन कहते हैं की। क्या लगा दिया आपने? की। अब अपन क्या करते हैं, इस की को, ये जो की है इसको क्या करते हैं, इस मीटर स्केल पर इधर उधर घुमाते हैं। रीडिंग कब लेंगे? जब इसमें विक्षेपण क्या होगा? शून्य। जब इसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा तब इसमें क्या लेंगे अपन? रीडिंग। और अपन इस प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शून्य विक्षेपण। कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 1, 2 और 1, ये नहीं है क्या? तो आपको एग्जाम में पूछे पोटेंशियोमीटर में टर्मिनल कितने होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ध्यान रखना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शून्य विक्षेपण। किसको मापने के लिए काम में लेते हैं? निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नोट करो उसको। हाँ वेरी गुड, सेम बात है। कौन बोला? सोनू। शून्य विक्षेपण को ही अपन कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे अपन इंग्लिश में? इसे ही अपन इंग्लिश में कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। और व्हाइट स्टोन ब्रिज भी अपना इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीनों बातें याद होगी। डायग्राम को देखो, कितने टर्मिनल है? 3। प्रतिरोध का मापन कब लेंगे? जब इस गैलोनोमीटर में विक्षेपण कितना हो? 0 विक्षेपण हो। और इसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है।
और क्या मापने के लिए काम में लेते हैं? बहुत ही कम प्रतिरोध। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ही पता है प्राथमिक सेलों की रेंज क्या होती है, 1.5 तो अधिकतम होती है। जब वोल्टेज कम होंगे तो प्रतिरोध भी अपने आप में क्या होंगे? कम होंगे। इसी कारण इसका उपयोग निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। हाँ वेरी गुड, सही बोला है। 3 टर्मिनल होते हैं, नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी गुड। डायग्राम याद रखो, सारे पॉइंट यहीं के यहीं क्लियर होंगे। स्केल कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है। आगे बढ़ो। केल्विन डबल ब्रिज नाम याद रह जाएगा, बाकी उसमें से क्वेश्चन कभी आते नहीं है, क्योंकि उसका फुल जब अपन जेई की तैयारी करते हैं तो वहां पे उसका डेरिवेशन आता है, बाकी कोई नहीं पूछता जेई। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट मीडियम प्रतिरोध को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? व्हाइट स्टोन ब्रिज। तो हेडिंग डाल दो यहां पर, व्हाइट स्टोन ब्रिज, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और ये तो प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से सबने कर रखा है, क्योंकि व्हाइट स्टोन ब्रिज वाला हर कोई करता है, बाकी तो कोई नहीं करता है। तो हेडिंग डाल दो, दूसरा है व्हाइट स्टोन ब्रिज। अब मेरे ख्याल से सबको पता है ब्रिज होता है तो उसमें कितनी शाखाएं होती है? 4 होती है। ब्रिज का मतलब यही होता है। तो हेडिंग डाल दो, व्हाइट स्टोन ब्रिज विधि। इस मेथड को स्टार कर लेना, ये अपन के एग्जाम में बहुत बार पूछ रखी है भाई। पहला, क्या मापने के लिए काम में लेते हैं? तो मध्यम। और आप जब ऐसा लिखो ना तो उसके ब्रैकेट में मध्यम का मान भी लिखा करो, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो हमेशा परमानेंट याद आ जाएगा। क्या होगा? 1 से 100 किलो। मध्यम प्रतिरोध के मापन की सबसे क्या होती है? बेस्ट विधि, सबसे एक्यूरेट विधि। अगर ये ऐसे लाइन लिखी है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? व्हाइट स्टोन ब्रिज। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो कि जो पोटेंशियोमीटर था, पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहां पर करते हैं अपन? प्रयोगशाला में। एकदम सही बात है। प्रयोग जब प्रैक्टिकल नहीं होते फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं उसमें अपन पोटेंशियोमीटर वाला प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन आपने 10th प्लस ITI है तो उनको, या किसी के है तो आर्ट्स है तो किया नहीं होगा। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वही वापस बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर, शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो अपन बना रहे हैं, अपन इसके द्वारा कैसे अननोन प्रतिरोध मापते हैं। तो देखो टोटल भुजाएं कितनी होगी, क्योंकि ब्रिज है तो ब्रिज में कितनी भुजाएं होती है? 4। तो आओ अपन 4 भुजाएं यहां पर बनाते हैं। देखो जैसे मैंने ये पहली भुजा बना दी है, ये दूसरी भुजा बना दी है, ये अपने तीसरी भुजा बना दी है, और ये अपने लास्ट भुजा बना दी है। ये जो है ये डायग्राम किसका है? ब्रिज का। और इन प्रतिरोध के मैं नाम लिख देता हूं, P Q R S। कोई याद मत करना, अपने कंडीशन देखना, कहीं पर भी एग्जामिनर ऐसे लिख सकता P Q R S, कुछ भी लिखो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं कहूं वो देख लेना, लास्ट में अपने को कैसे अपन देखते हैं। अब देखो अपन मान लो ये एक अननोन प्रतिरोध है जिसका मान अपने को क्या करना है?
ज्ञात करना है। बाकी इन तीनों का मान अपने को दिया हुआ होगा। कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो हमेशा। अब इसको ब्रिज बनाना है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नल। तो अपन किन्हीं भी दो, जैसे मैं टर्मिनल के नाम लिख देता हूं, इन टर्मिनल को ए बी सी डी लिख दूं यहां पर। ये पी क्यू आर एस तो क्या है अपने? प्रतिरोध है, और ए बी सी डी क्या है अपने? टर्मिनल है। कोई भी दो टर्मिनल पर आप क्या जोड़ोगे? गैल्वेनोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है कि डीसी ब्रिज में नल डिफ्लेक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर परिपथ में क्या बताता है? धारा की दिशा बताता है, बाकी धारा को नहीं मापता है। जैसे फेज टेस्टर क्या बताता है? धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा को मापता नहीं है। तो यहां पर ये गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? तो कोई भी दो टर्मिनल पर आपने क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। और बाकी दो टर्मिनल पर आपने क्या जोड़ दिया? कोई भी बाह्य डीसी सोर्स, बैटरी कह दो, कुछ भी कह दो, ये आपने क्या जोड़ लिया यहां पर? बैटरी। ये जो डायग्राम है ये किसका है? व्हाइटस्टोन ब्रिज। अब देखो, अपन प्रतिरोध का मापन कब करेंगे? जब गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा क्या होगी? शून्य। अब आप बताओ मेरे को, अर्थात Ig का मान 0। जब Ig का मान 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। इसी कारण अपन ने क्या बोला? शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर। अब आप बताओ मेरे को, Ig का मान 0 कब होगा? धारा परिपथ में कब बहती है? जब विभवांतर हो। अर्थात यहां पर इसका मतलब ये हो गया, यहां पर जितना वोल्टेज मिल रहा है वही वोल्टेज कहां पर मिल रहा है? यहां पर। मान लो यहां पर 10 वोल्ट मिल रहा है तो यहां पर भी कितना वोल्टेज मिलेगा? 10 वोल्ट। मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, ध्यान रख लेना। तो अब देखो, जैसे ही यहां पर धारा 0 हो गई है, उस समय ये ब्रिज क्या क्या कहता है कि मेरी जो विपरीत ब्रांच है उसका गुणा क्या होगा? बराबर होगा। तो बात करते हैं इसकी संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति क्या होती है? विपरीत ब्रांच का गुणा बराबर। अब एग्जामिनर भले ही कोई भी प्रतिरोध देना, अपने को क्या लेना देना है? देखो, P के विपरीत क्या है यहां पर? P इंटू एस बराबर क्या होगा? Q इंटू आर। क्या होती है संतुलन की स्थिति? विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होता है? बराबर होता है। होगी कंडीशन। अब आपको मान लो एग्जामिनर ने S का मान पूछा है, तो S बराबर या यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, P अपॉन क्या लिख सकता हूं? Q बराबर क्या होगी? R अपॉन S। ये इसकी क्या कहलाती है? संतुलन की स्थिति। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे दे दिया ना P Q R S, तो वहां पर खुद को देखना पड़ेगा। अपने को अपनी कंडीशन देखो, क्या लिखा आपने? विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होता है? बराबर। ये इस प्रकार से एक तो क्वेश्चन ये पूछते हैं संतुलन की स्थिति का, और दूसरा पूछते हैं अननोन प्रतिरोध। तो निकाल सकता हूं मैं। मान लो मेरे को S का मान निकालना है, तो क्या होगा? Q बटा P इंटू क्या हो जाएगा? R। ये इस प्रकार से अपन कोई भी मान लो मेरे को R का मान निकालना होता तो क्या करता मैं? R बराबर क्या लिख देता? P अपॉन Q इंटू S। मान लो मेरे को Q का मान निकालना है तो P अपॉन R इंटू S। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको। देखो यहां पर वही, और ये जब सर्किट करते हैं तो वहां पर भी बहुत काम आता है, अगर आपको लगाना आता है तो। विधि का नाम क्या है? क्या मापने के लिए काम आती है? मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? 1 ओम से 100 किलो ओम। याद रहेगी बात। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या मतलब होता है शून्य विक्षेपण का? मतलब गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा क्या होगी? शून्य होगा। तभी इसके द्वारा अपन क्या करेंगे? प्रतिरोध का मापन करेंगे। क्या होती है संतुलन की स्थिति? तो संतुलन की स्थिति होती है, जो डायग्राम दे रखा है उसका विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होगा? बराबर। आप कहोगे क्या मतलब? मतलब ये है, जैसे मैंने देखो ये दे दिया आपको, क्योंकि अपन क्या रट के चले जाते हैं P Q R S। अब एग्जामिनर ने यहां पर दे दिया, देखो R1 R2 R3 R4। तो संतुलन की स्थिति क्या होती है? R1 इंटू R2 बराबर R3 इंटू R4। अब कंडीशन कह दे तो ये ले दो, R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 इंटू R2। सही है या गलत है? ये भी सही है।
ये भी सही है, R1/R4 बराबर R3/R2। तो देखना पड़ेगा आपको एग्जामिनर ने क्या कंडीशन दे रखी है। हो गया। मान लो मेरे को R4 का मान ज्ञात करना है, तो कर सकता हूं मैं R1 R3 इंटू R2 बराबर क्या हो जाएगा R4। तो ऐसे आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। अब इसको नोट कर दो एक बार। सुमित कुमार, सर जी आप पढ़ाने में बहुत मेहनत करते हैं, इस बंदे को ब्लॉक कर दो परमानेंट। हाँ, जब आपको कह दिया है तो हाँ, क्योंकि इस बंदे को पढ़ना है ही नहीं। नोट करो जल्दी से। आपको डाउट, देखो मैं डाउट वैसे भी आपके कमेंट कब पढ़ता हूं, जब फ्री होता हूं, और आए हुए ऐसे कमेंट होता तो फिर पढ़ने का टाइम थोड़ा ही। अभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो, उसमें ध्यान रखो। है अज्ञात प्रतिरोध मापता है, तो एस क्या है अज्ञात। ये अब बस सिंपल बात है। एस क्या है अपना अज्ञात, अननोन, कुछ भी बोल दो, जिसका मान ज्ञात करना है उसे अज्ञात कहते हैं। क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम के, ये रहे 3, और बहुत सिंपल टॉपिक है, ये ध्यान रख लेना। इतना सिंपल है कि अगर मेजरमेंट आपने बैठकर 2-3 दिन पढ़ ली, आधे घंटे में आप इसको रिवीजन कर सकते हो, ऐसा टॉपिक है। दूसरा आया उसके सपोर्ट करने के लिए, उस बंदे ने तो आपकी तारीफ की है, तो उसको ब्लॉक क्यों कर रहे हो। अरे मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तारीफ आप अपने पास में रखो। हाँ, देखो, ये कुछ लोग कुछ कहते हैं ना अपवाद होते हैं, ये कोई वास्तव में कोई पढ़ने के लिए थोड़ी आते हैं, घर वालों के पैसे लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, फिर टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो कोई है, कोई अपने तारीफ की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे हैंडल करना, वो मेरे को सब पता है। आपका काम है एक बार पढ़ के कहीं लग जाओ। हो गया। अब देखते हैं, देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसा आता है एग्जाम में। वैसे संभावना बहुत कम है इसके ऊपर आने की, फिर भी देखते हैं। मान लो अगर आ जाए तो अपन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल बनता है। याद हो गए तीनों पॉइंट। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा, पोटेंशियोमीटर, क्या मापने के लिए, निम्न प्रतिरोध, मतलब 1 ओम से कम, 3 टर्मिनल होते हैं और शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आते हैं व्हाइट स्टोन, मध्यम प्रतिरोध, 1 ओम से 100 किलो ओम के मध्य। बात करते हैं क्या संतुलन स्थिति, तो क्या होती है संतुलन की स्थिति, विपरीत भ्रांश का गुणा क्या होता है, बराबर। बस ये याद रखो। बाकी अगर ऐसा डायग्राम दे रखा है या अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हमेशा यही लिखते हैं P/Q बराबर R/S, या P/R बराबर Q/S, एक ही बात है। तब ये ध्यान रखना। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, आओ इधर। क्वेश्चन क्या हुआ दिया हुआ, देखो दिए गए संतुलित ब्रिज में, ये अपनों को ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा, दिए गए संतुलित ब्रिज में प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए संतुलित ब्रिज में प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी कह सकते हैं R के किस मान पर दिया गया ब्रिज क्या है, संतुलन स्थिति में है। अब देखो यहां पर, तो देखो ब्रिज आपको दे देता हूं मैं आपके सामने।
फास्ट कितना आएगा हैं 10 आ रहा ना 10। कैसे किया आपने, आपका काम था केवल विपरीत ब्रांच को देखो और गुणा कर लो। इसके विपरीत कौन सी है ये, तो अपन जानते हैं संतुलित स्थिति। देखो कहीं पर P और Q कब क्या काम रहेगा नहीं, इसी कारण मैंने बोला है अपने को नहीं रटना है, अपने को कंडीशन देखो। संतुलन स्थिति क्या कहती है, विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होगा बराबर, तो ये बराबर 20 के विपरीत क्या है 60, तो 20 इंटू 60 बराबर किसके बराबर है 120 इंटू आर। क्या यहां से आर का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो आर जो गुणा में होता है कहां पर जाता है भेजो भाग में अपॉन 120, एक जीरो से डायरेक्ट काट लो में 2 बार, 2 से कितनी बार जा रहा है 10 बार, तो अननोन प्रतिरोध का मान कितना हो गया। यदि आर का मान 10 ओम है तो दिया गया प्रतिरोध किस स्थिति में होगा संतुलन स्थिति में। वेरी गुड, सबका ऑप्शन आ रहा है 10 ओम। सर इसे एसी नहीं, एसी ब्रिज अलग होता है, ये हमेशा कहलाते हैं अपना डीसी ब्रिज। प्रतिरोध का मान अपन डीसी में मानते हैं बेस्ट, ठीक है ना। बाकी एसी में तो अपन प्रतिरोध भी होता है, प्रेरक भी होता है, इंडक्टर भी होता है और आवृत्ति भी होती है। आगे बढ़े, समझ आ गए सबको। नेक्स्ट दूसरी विधि कौन सी है, अमीटर वोल्टमीटर विधि। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो आ जाओ यहां पर। अगली विधि है, उस विधि का नाम क्या है अमीटर वोल्टमीटर, या जैसे अपन जोड़ते हैं वैसे ही नाम लिखो वोल्टमीटर अमीटर विधि। अब इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, ध्यान रख लेना है। वोल्टमीटर अमीटर विधि, यहां से न्यूमेरिकल भी अपन के एग्जाम में बनते हैं। देखो यहां पर मेरे को एक प्रतिरोध, पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरे को मापना क्या है, एक अननोन प्रतिरोध मापना है, तो पहले तो लिख दूं क्या मापने के लिए काम में लेते हैं मध्यम प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को मापना है कि मापन में, लेकिन मेरे पास यंत्र कौन सा है अमीटर और वोल्टमीटर। तो देखो ये आपको मैंने एक वायर दे दिया है, ये एक वायर दे दिया है, इसका प्रतिरोध कितना है आर, और ये प्रतिरोध आपको मापना है। तो मेरे को पता है प्रतिरोध बराबर क्या होता है V अपॉन आई। तो मेरे को मापने के लिए एक तो जरूरत पड़ेगी किसकी अमीटर की, और एक जरूरत पड़ेगी वोल्टमीटर की। अब आपको मेरे ख्याल से पता होगा अमीटर को हमेशा परिपथ में कहां पर जोड़ते हैं, वेरी गुड, अमीटर को कहां पर जोड़ते हैं, तो ये प्रतिरोध है इसके सीरीज में जोड़ना है, तो ये मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, ये लगा दिया आपने क्या अमीटर। दूसरा यंत्र कौन सा है वोल्टमीटर को इस प्रतिरोध के कैसे लगाऊंगा तो ये लगा दिया मैंने समांतर क्रम में, और इस विधि का नाम क्या हो गया अमीटर वोल्टमीटर या वोल्टमीटर अमीटर विधि। और यहां से मैंने क्या जोड़ दिया, यहां से एक बैटरी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये तो ठीक है आपको पता है, लेकिन कुछ बंदों को पता भी नहीं है, और गलती से अगर उसने अमीटर और वोल्टमीटर को उल्टा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा है। एग्जाम में क्या पूछते हैं, अमीटर जल जाएगा वोल्टमीटर जल जाएगा, दोनों यंत्र जल जाएंगे या कोई रीडिंग नहीं देंगे। अरे अमीटर जल जाएगा, क्योंकि अमीटर क्यों जलेगा, क्योंकि देखो वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बहुत ज्यादा अनंत होता है। अगर आपने अमीटर को यहां पर, जैसे मैं कहूं ना, ये देखो मैं कहूं आपको घर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। आप कौन से रास्ते से जाओगे, उस रास्ते से जाओगे जहां पे जंप कम है, जहां से रोड क्या है टूटी हुई नहीं है। तो उसी प्रकार धारा का विरोध कौन करता है प्रतिरोध। वोल्टमीटर अगर आपने यहां पे लगा दिया तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो क्या है अनंत, मतलब ऐसा बड़ा खड्डा है जहां से 100% आप मरोगे ही मरोगे, तो वहां पे जाओगे क्या नहीं, तो सारी की सारी धारा कहां से जाएगी
तो इस एमीटर का क्या होगा, हाल खराब होगा। और पहले तो इस एमीटर की धारा को कौन कंट्रोल कर रहा था, प्रतिरोध, अब तो वो भी नहीं है, तो ये एमीटर क्या होगा, एमीटर जल जाएगा, वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंडीशन क्या होगी, एमीटर जल जाएगा। और अगर आपको पूछे वोल्ट मीटर क्या कर देगा, बहुत ही कम रीडिंग देगा, लो रीडिंग देगा, और वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस विधि के द्वारा क्या मापते हैं अपन, मध्यम प्रतिरोध, याद रह जाएगा। वैसे मैं जब एमीटर लिखाऊंगा तब वहां पे लिखाऊंगा एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम, तो वो बाद में बातें लिखाऊंगा मैं जब मैं आपको यंत्र पढ़ाऊंगा। तो इसमें मेरा नोट करके पॉइंट क्या लिखना है, वोल्ट मीटर एमीटर विधि में यदि आप देखो, आप कहोगे सर इसे मैंने प्रतिरोध कैसे मापा, अरे वोल्ट मीटर है, ये आपको क्या दिखाएगा, वोल्टेज। मान लो इसने आपको वोल्टेज दिखा दिया, कितने 230 वोल्ट। एमीटर क्या दिखाएगा, धारा, मान लो इसने धारा दिखा दी 10 एम्पियर, तो क्या इस प्रतिरोध का मान नहीं निकल गया आपके पास, क्या होगा, V अपॉन आई, 230 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आ गया, 23 ओम। इस प्रकार से अपन इस विधि के द्वारा क्या माप लेते हैं, प्रतिरोध। लेकिन गलती क्या होगी, ये रही गलती आपके सामने, कि अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, और उल्टा जोड़ दिया, तो नुकसान क्या होगा, ये रहा आपके सामने। तो एमीटर होगा उसके ऊपर ए लिखा हुआ होगा, वोल्ट मीटर होता है उसके ऊपर वी लिखा हुआ होता है, डीसी होता है तो उसके ऊपर साइन होता है सीधा, और एसी होता है उसके ऊपर एसी का सिंबल होता है। तो क्या कहेंगे अपन, एमीटर वोल्ट मीटर विधि में, एमीटर वोल्ट मीटर विधि में यदि एमीटर व वोल्ट मीटर को परस्पर बदल दिया जाए, यदि एमीटर वह वोल्ट मीटर को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा, एमीटर जल जाएगा, एमीटर जल जाएगा, तथा वोल्ट मीटर क्या देगा, वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये एक निम्न पाठ्यांक पड़ेगा। अर्थात ये पूरी लाइन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे। अर्थात वोल्ट मीटर क्या देगा, बहुत ही कम 1 या 2 वोल्ट का पाठ्यांक देगा, अर्थात वोल्ट मीटर निम्न पाठ्यांक देगा। आपको निम्न पाठ्यांक क्यों देगा, अरे कोई ना कोई तो अपवाद होगी, धारा लीकेज जो कहां से निकल जाएगी, यहां से जाने की कोशिश करेगी। अपन अपने ऊपर लेते हैं ना, क्या मैं कहूं 100 बच्चे आते हैं तो क्या 100 के 100 परफेक्ट होते हैं, 2-3 अपवाद होते हैं, इसमें होते तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तो 2-3 ले रहा हूं, तो 2-3 अपवाद होंगे, वो जानबूझ के उस खड्डे के अंदर जाएंगे, तो खड्डे के अंदर जाएंगे, थोड़ी बहुत वोल्ट मीटर रीडिंग दे सकता है। तभी तो कहते हैं हमेशा पढ़ाई को इंटरेस्ट बना के करो, कभी नहीं, सही बात है। मैं कहूं 100 के 100 बच्चे क्या है एक रास्ते पे जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप कितना भी समझा के भेज दो, 2-3 अपवाद तो जानबूझ के उस खड्डे के अंदर जाएंगे कि देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है देखेंगे तो दूसरे वाले, तुम तो क्या देखोगे, फिर तुम तो गए। तो यहां पर भी वही है, एमीटर तो बेचारा जल जाएगा और वोल्ट मीटर देखता रहेगा कितनी रीडिंग देगा। हाँ सही बात बोले, प्रतिरोध कम होने के कारण एमीटर जल जाएगा। प्रतिरोध कितना होता है एमीटर का, निम्न, और आइडियल एमीटर बोल दिया तो 0, 1 ओम नहीं 0। आइडियल का मतलब समझते हो, काल्पनिक। अपन होते हैं ना काल्पनिक में, रात को सोते हैं तब नींद में आता है सपना कि अपन आईएएस बन गई, और अच्छे से पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, नींद में उठते हैं तो वही रेत से मुंह भरा हुआ वहीं पर बिस्तरों पे मिलते हैं। देखते हैं ना ऐसे सपने,
तो वही होती है आइडियल। होता है किसी के साथ ऐसा? सपने तो देखने चाहिए ना, कहते हैं ना। इसको के आगे भी देख एक बार, आगे भी देख ले। तेरे को क्यों कह रहा, मेरे को कह देगा? तू इतना क्या इंटेलिजेंट है जो कि तेरे को कहेंगे? तो उसको कह देना एक बार, इग्नोर करे ना। 1 घंटा हो गया पीछे की देख रहा है, कह रहा है, इतनी देर में कह रहा है तू? आगे मुंह कम है, पीछे मुंह ज्यादा है, पीछे बैठ जा। ये बातों करने से तब नहीं कह रहा, आगे देख एक बार। हाँ, अब वापस मत देखना पीछे, लास्ट है। हो गया? अब की बार तंग करे तो मेरे को बता देना तू, ठीक है ना? हाँ हाँ, खड़ा हो तो लास्ट वाला है। हाँ मैं ही। हाँ, क्या पूछ रहे हो आप इससे? तो ये कह रहा है अब शांत हो जाओ एक बार। अब तेरे को पता है, इधर आ, खड़ा हो एक बार, खड़ा हो, खड़ा हो। अरे उसको कह रहा हूँ खड़ा हो। हाँ, तेरे को पता है एक तो अपवाद पहले बंद हो गया ना, है? क्या करते हैं पेरेंट्स? तेरे को ही बोला हूं। हाँ मेरे, क्या करते हैं? तो आपको क्या करना फिर? उनके कपड़े धोने हैं या आपको भी कुछ करना है? क्या कर रहा हूं? तो इसने आपका ही नाम क्यों बोला, मेरा तो नहीं बोला? गर्दन हिला रहे हैं अपन। और इतना ईमानदार होता तो इसके पड़ोस में भी बैठे, आगे भी बैठे, कुछ तो है ना। अब अब फिर और दांत निकला है? नहीं, मैंने निकाले। मतलब हद होती है। फिर कोई, मैं तो कह रहा हूं धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई फालतू चपेट में आएगा, फिर अपने आने बंद होंगे, नुकसान आपका होगा। मस्ती से पढ़ते रहो, और मैं कह रहा हूं 100% मैं जितना पढ़ा दो आप पढ़ते रहो। लास्ट में आप जब पेपर दो तो आप देखना, आप अपने आप कहोगे कि सर हाँ ये बातें नहीं पढ़ी थी, फिर भी हमारे सामने याद आ गई थी बातें। समझे ना? तो किसी को भी डिस्टर्ब मत करो, आप डायरेक्ट पूछना है तो मेरे को ही पूछो, ठीक है ना? आ जाओ यहां पर। वोल्ट मीटर फिर से बताइए सर। ओके, वोल्ट मीटर अभी बताता हूं। वोल्ट मीटर कैसे? वैसे वोल्ट मीटर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। हमेशा याद रखो, इतना याद रखो, दो यंत्र होते हैं, एक होता है अमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। अमीटर हमेशा जिसमें मापनी होती है परिपथ में, उस परिपथ के सीरीज में जुड़ता है। जैसे अपन देखे नहीं अपने घर में जितने उपकरण होते हैं, अगर अपन बात करते हैं फ्यूज, हमेशा कहां पर जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। आपने देखा भी होगा घरों में अगर पैनल लगा हुआ होता है तो वहां पर वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर को उसके क्या जोड़ते हैं अपन? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बाकी अपन जब पढ़ेंगे तब अपन बताऊंगा मैं आपको। हो गया? नेक्स्ट, अगली विधि कौन सी है देखो तो दो विधियां पढ़ ली अपन ने। तीसरी विधि, बाकी के आपको क्या रखना है मध्य में? ओम मीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिस्थापन और कैरी फॉस्टर, याद रह जाएगा। अब अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट विधि एक और, कौन सी? मेगर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं, यहां पर हेडिंग डाल दो, मत मेगर क्या काम आता है। अभी तक जितना पढ़ा है उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चनों की लाइन लगी मिलेगी आपको, मेगर। इसको आप बिल्कुल ही हल्के में मत लेना। मेगर, ऐसा कौन कौन बंदा है जिसने आप में से मेगर देख रखा है? नहीं देख रखा मेगर? देख रखा है? हैंड ऑपरेटेड होता है, देखा हो तो? हाँ, तो फिर हैंड ऑपरेटेड क्यों होता है? अरे अपना होता कुछ नहीं, वो डीसी जनरेटर होता है जिसको अपन शाफ्ट को नहीं घुमाते हैं। तो फिर अपन ऐसे याद करो, कभी नहीं भूलोगे। पहला क्या कार्य होता है मेगर का? वेरी गुड। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना है तो अपन यंत्र कौन सा काम में लेंगे? मेगर। इंसुलेशन होता क्या है आप सबको पता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। या बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा केबल इंसुलेशन, तो एक ही बात है। इंसुलेशन प्रतिरोध को
मापने वाला यंत्र इस प्रतिरोध को अपन मल्टीमीटर के द्वारा नहीं माप सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर का पैमाना कितना होता है, कोई किसी ने देखा है? ज्यादा से ज्यादा 200 किलो ओम तक प्रतिरोध को माप सकता है, इससे ज्यादा, और इसका 200 किलो ओम से तो होता भी नहीं है। जनरली कितना होता है? 1 मेगा ओम कम से कम होता है। तो यहां पर लिख दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, इंसुलेशन प्रतिरोध सामान्यतः होता है, तो कितना लिखेंगे अपन? 1 मेगा ओम से अधिक। कितना होता है? 1 मेगा ओम। और 1 मेगा ओम का मतलब क्या है? 10⁻⁶ ओम से अधिक। तो ये भी एग्जाम में पूछ रखा है, केबल का पूछ रखा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध होता है तो हमेशा 1 मेगा ओम से अधिक होता है। बाकी कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेगर किसका संयोजन होता है? मेगर में क्या होता है? अब ये लाइन है, इसके द्वारा अपन काफी पॉइंट लिखेंगे। तो मेगर किसका संयोजन होता है? तो देखो, आप देखो क्या माप रहे अपन? इंसुलेशन प्रतिरोध। मान कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो आपको जो वोल्टेज चाहिए वो भी ज्यादा चाहिए या कम? और ज्यादा वोल्टेज किसके द्वारा लाएंगे अपन? क्या बैटरी के द्वारा लेकर आ जाएंगे? नहीं ला पाएंगे। बैटरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? 2 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की। यहां पर तो 500 वोल्ट से स्टार्ट होता है। तो उस हाई वोल्टेज को उत्पन्न करने के लिए कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं? तो ये ऐसे लिख रहा हूं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। कौन सा जनरेटर? सीरीज मत कर लेना, डीसी शंट जनरेटर। ये तो क्या उत्पन्न करेगा? वोल्टेज। मापेगा तो नहीं। अब मापने के लिए इसमें अपन काम में लेते हैं दूसरा यंत्र, कौन सा? सीरीज ओम मीटर। कौन सा ओम मीटर? सीरीज ओम मीटर। तो मेगर किसका कॉम्बिनेशन होता है? शंट जनरेटर और सीरीज ओम मीटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रख लेना। अब यहां पर इन दोनों के बारे में अपन लिखेंगे। इधर आओ, पहले मैं एक बार डायग्राम में बता देता हूं। देखो, जनरेटर है तो उसमें हैंडल लगा हुआ है, ये देखो, आप इधर देखो, एक बार आगे मत देखना। ये देखो, ये है अपना, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है? अपना डीसी शंट जनरेटर का। इस जनरेटर को अपन क्या करेंगे? इस हैंडल से घुमाएंगे, और जब घुमाएंगे तो अपन जानते हैं क्या होता है? फ्लक्स को कट करेगा, और फ्लक्स को कट करने के कारण उसमें क्या बनेगा? वोल्टेज। जितना ज्यादा फास्ट घुमाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज इसमें क्या बनेगा? तो एग्जाम में पूछते हैं सामान्यतः इसकी गति कितनी होती है? 160 आरपीएम। तो एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूं। तो पहला पॉइंट, अब एक बार लिखना बिल्कुल बंद कर लेना। जनरेटर कौन सा होता है? शंट जनरेटर। बात करते हैं इसकी गति कितनी होती है? वेरी गुड, 160 आरपीएम होती है। अगर कोई क्वेश्चन लगाता है तो देख लेना कितनी बार पूछा है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार घुमाओगे आप? 160 बार। सामान्यतः वोल्टेज किस प्रास में उत्पन्न करता है? 100, 500, 1000, 1500 ऐसे। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, कौन सा मीटर है? सीरीज। अब यहां पर सीरीज ओम मीटर देखो, तो ये रहा आपके सामने सीरीज ओम मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेगर में कौन सा ओम मीटर होता है? सीरीज ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर की क्या क्या खासियत होती है? आओ यहां पर, एक होता है शंट, एक होता है सीरीज। आप इसका पैमाना देखो, दिख रहा है आपको पैमाना? ये देखो, ये है अपना पैमाना, इसका दिख रहा है। तो देखो पॉइंटर कहां पर है? शुरुआत में। और इसमें देखो इनफाइनाइट कहां पर है? लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट में। अन्य सभी यंत्रों में आपने देखा होगा तो जीरो हमेशा कहां पर होता है? लेफ्ट में। एकमात्र यंत्र जिसमें इनफाइनाइट कहां पर होता है? लेफ्ट में, और जीरो कहां पर होता है? राइट में। दिख रहा नहीं? दिख रहा? इसको ऐसे सीधा कर लो। आपको तो मैं डायग्राम बना दूं यहां पर। देखो, सीरीज ओम मीटर का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम ऐसे है, देख लो। अब ये अपना क्या है? यहां पर देखो पॉइंटर। अब इस पॉइंटर में यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट परास होता है। मान लो ये 2 मेगा ओम तक मापता है तो 2 मेगा ओम, अनंत का मतलब ये। और इसका न्यूनतम परास कितना है? 0। तो एक तो देखो, हर कोई यंत्र आपने देखा भी होगा, जैसे वोल्ट मीटर में ऐसे बनाता हूं तो आपने पैमाने देखा ऐसे होता है। यहां पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 4 को अपने आप में अनंत मान लो। ठीक है ना। तो देखो इसमें 0 कहां पर है? लेफ्ट। और अनंत कहां पर है? राइट। उसमें देखो 0 कहां पर है?
राइट में। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। और अनंत कहां पर है? लेफ्ट में। तो सीरीज ओम मीटर में और शंट ओम मीटर में दोनों में पूछते हैं। तो एकमात्र यंत्र जिसमें जीरो कहां पर होता है? राइट में। और अनंत कहां पर होता है? तो पहला पॉइंट यहां पे लिख दूं इसके बारे में, यहां लिख देता हूं ऐसे, इसके ऊपर लिख देता हूं यहां पर। ये क्या है? अपना लेफ्ट, अपना लेफ्ट मीटर का लेफ्ट, अपना राइट मीटर का लेफ्ट। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है? अनंत कहां पर होता है? बोलो। लेफ्ट में। डायग्राम देख लेना, वापस बता दूंगा। और जीरो कहां पर होता है? राइट में। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा, अन्य सभी यंत्रों में देखा है आपने पॉइंटर शुरुआत में कहां पे रहता है? जीरो पर। लेकिन इसमें कहां पर है? देखो तो, ये देखो कहां पर? एकमात्र यंत्र जिसमें पॉइंटर कहां पे रहता है? अनंत। तो यहां पर दूसरा पॉइंट एक और, इसमें पॉइंटर किसका बना होता है? कोई बता सकते हैं? मापांक यंत्रों में पॉइंटर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। तो इसमें पॉइंटर शुरुआत में कहां पर होता है? अनंत पर होता है। अनंत पर होता है। तीसरा एक और पॉइंट लिखेंगे अपन यहां पर कि क्या इसका पॉइंटर कभी शून्य पर आ सकता है? कब आएगा? जब इसमें कोई शॉर्ट सर्किट होगा। इंसुलेशन क्या होगा? दोषित होगा। शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है? जीरो। तो बात करते हैं कि सीरीज ओम मीटर का पॉइंटर शून्य पर क्या आएगा? यदि इंसुलेशन में कोई दोष है, और दोष कौन सा? लघु परिपथ। यदि इंसुलेशन में कोई दोष है, कोई दोष का मतलब समझ गए? फॉल्ट है। तो आपने देखा नहीं कभी कभार, आप देखो मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं। आपने देखा होगा कभी कभार अपनी मोटरें जल जाती है, तो मोटरें जल जाती है तो आपने देखा नहीं वो टेस्टर लेकर आता है। अगर मोटर में कोई फॉल्ट आता है तो पॉइंटर कहां पर आ जाता है? जीरो पर आ जाता है। देखा कभी आपने? तो वही बात है यहां पर भी। यदि इंसुलेशन में कोई दोष है तो क्या लिखेंगे अपन? मेगर कितनी रीडिंग दिखाएगा? शून्य पाठ्यांक दिखाएगा। अब एक बार वापस आओ, अपन इसके बारे में वापस बातें करेंगे। दिखाएगा। बताओ ये दोनों बातें समझ में आई नहीं आई? मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? 1 मेगा ओम से अधिक मान। 1 मेगा ओम से अधिक मान किसका संयोजन होता है? शंट जनरेटर और सीरीज ओम मीटर। शंट ओम मीटर मत कर देना, कौन सा? सीरीज ओम मीटर। शंट जनरेटर की गति कितनी होती है? सामान्यतः इसकी गति हमेशा 160 आरपीएम होता है। दूसरी, सीरीज ओम मीटर क्या दिखाएगा? प्रतिरोध को मापेगा। प्रतिरोध को मापेगा तो अपन इसका पैमाना देखा तो पैमाने में बिल्कुल उल्टा है। क्या उल्टा है? उल्टा यह है कि जब अपन ने इसको ऐसे सीधा किया, सीधा करो इसको, घुमाओ, ऐसे घुमाया तो मैंने देखा कि इसका अनंत कहां पे आ रहा है? लेफ्ट में। और इसका जीरो कहां पे आ रहा है? राइट में। मतलब बिल्कुल ही उल्टा आ रहा है जो अपने सामान्य मीटरों में होता है। सामान्य मीटरों में जो होता है उसका क्या आ रहा है? उल्टा। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें अनंत कहां पर होता है? लेफ्ट में। और शून्य कहां पर होता है? राइट में। बात समझ आ गई? और इसमें क्या होता है? पॉइंटर शुरुआत में कहां पे रहता है? अनंत। बाकी सभी यंत्रों में कहां पे रहता है? जैसे आपने अमीटर देखा है, अमीटर में कहां पे रहता है? जीरो। या थोड़ा बहुत कभी कभार खराबी होती है तो पॉइंटर जीरो के आसपास ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अनंत पर तो नहीं जाता है। हाँ, अगर स्प्रिंग खराब है तो कहीं पर भी भटके कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो पॉइंटर कहां पे रहता है? अनंत पर। और इंपॉर्टेंट बात है, यदि इंसुलेशन में कोई दोष है तो मेगर कहां पर आ जाएगा? जीरो पर आ जाएगा। अब इस पॉइंट को नोट करो। नहीं, सामान्यतः हमेशा इतनी होती है। बाकी परास होता है 140 से 160 के बीच में, लेकिन मैं इसी का परास नहीं लिखा रहा हूं कि कोई मतलब का नहीं है। एग्जाम में यही पूछ रखा है गति कितनी होती है? 160 आरपीएम होती है। हाँ, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट।
मेगर, ओम मीटर तथा गति कितनी होती है? 160 आरपीएम होती है। नोट कर लो जल्दी से। हाँ भी लिखा रहा। मुख्यतः कंटिन्यूटी के लिए कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? कंटिन्यूटी को देखना है, कंटिन्यूटी होती क्या है। कोई भी वायर टूटा हुआ तो नहीं है, उस वायर प्रॉपर है या नहीं है, उसको जांचने के लिए अपन कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं। और उसको जांचने की सबसे अच्छे तरीके हैं दो, एक तो मल्टीमीटर होता है और एक होता है कौन सा है? कोई नहीं जानता है? ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा कंटिन्यूटी जांचते, कभी भी मेगर मत कर लेना। तो यहां पर लिखो तो लिख दो, इसके द्वारा, ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, क्या कहते हैं? इसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? इसके द्वारा वायर की कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? कि वायर अपना टूटा हुआ है या नहीं है। जैसे मैंने आपको ये वायर दे दिया, देखो ऊपर तो इंसुलेशन है, आपको क्या पता लगेगा अंदर पूरा कॉपर वायर है या नहीं है? तो इसको जांचना क्या कहलाता है? कंटिन्यूटी। अगर देखा हो तो सबसे अच्छा मतलब मल्टीमीटर देखा आपने? अपन को मैंने ये वायर दिया, आप क्या करते? इसके दोनों टर्मिनल पर ऐसे वायर लगाते हो मल्टीमीटर के। अगर मल्टीमीटर में से आवाज आती है, अगर देखा हो तो, हाँ आवाज आ रही है मतलब अपना वायर प्रॉपर है। अगर आवाज नहीं आ रही है मतलब वायर बीच में से कहीं से क्या हुआ है? टूटा हुआ है। इसी को अपन क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। तो इसके द्वारा वायर की कंटिन्यूटी की जांच की जा सकती है, की जा सकती है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, सबके काम आ गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, नहीं तो याद नहीं आता मेरे को। और इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूटी कह दे तो मैं आपको तो लिखा देता हूं। इसके अलावा कंटिन्यूटी जांचने के लिए अपन एक तो लेते हैं मल्टीमीटर काम में, या फिर काम में लेते हैं एक, आपने कभी टेस्ट किया हो तो क्या लेते हैं अपन? है ओम मीटर तो लिख दिया मैंने। सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं, देखा नहीं आपने? लैंप लेते हैं हाँ, ये होते हैं जिसके द्वारा अपन कंटिन्यूटी को जांच सकते हैं। सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट का रेजिस्टेंस करने के लिए ओम मीटर समझ गए? एक बार वापस देखो तो ये मैंने एक नया वर्ड बहुत अच्छा बताया था, क्या है? कंटिन्यूटी। क्या मतलब होता है कंटिन्यूटी? मतलब अपना वायर बीच में से टूटा हुआ है या नहीं है। देखो वाइंडिंग है तो मशीनों के अंदर होती है, तो मेरे को कैसा पता लगेगा कि वायर टूटा हुआ है या नहीं है? तो मैं पूरे वायर को बाहर थोड़ी निकालूंगा, वायर के जो दो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनलों को मल्टीमीटर पे रखूंगा, और मल्टीमीटर यदि आवाज कर रहा है दैट मीन्स अपना वायर टूटा हुआ नहीं है। मल्टीमीटर आवाज नहीं कर रहा है मतलब वायर टूटा हुआ है। इसी प्रकार अन्य कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा कंटिन्यूटी जांच सकते हैं? तो एक तो होता है सीरीज टेस्ट लैंप और एक होता है ओम मीटर। ओम मीटर के द्वारा भी अपन कंटिन्यूटी जांच सकते हैं। हाँ, तार ऊपर आपने देखा मोटर का पैनल होता है, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 फील्ड के होते हैं, 2 आर्मेचर के होते हैं। अब अपन ने क्या किया अपने बल्ब लिया, बल्ब में एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। अब अपने क्या किया, उसको अपने दोनों फील्ड में लगा दिया। अब अपने को पहले पता नहीं कि कौन से किसके हैं, अपने क्या किया, वापस मैं बता देता हूं। ये लिख दिया सबने? लिखो पहले। अपन क्या करते हैं, उस टर्मिनल को मोटर के अंदर डालते हैं, अगर बल्ब जल रहा है दैट मींस वायर वो दो एक ही वाइंडिंग के हैं। है? मोटर हाँ बोरिंग में डाल रखिए। हाँ हाँ सही है। देखा नहीं आपने क्या करते हैं? अपने एक तो अर्थ से का साथ करते हैं और एक बारी बारी से वायरों के साथ करते हैं। ये तो सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका बोला है। ये तो फिर भी आप वो, अपन क्या करते हैं, मोटर फॉल्ट है या मोटर के दो वायर आपस में क्या है कट हो रखे हैं, या मोटर बॉडी के साथ कट हो रही, तो अपन कैसे करते हैं? अपने पास क्या तो मीटर होता है, मीटर को बार बार देखते हैं। एक तो तीनों फेज के साथ देखते हैं, देखा हो तो। अगर तीनों फेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो रीडिंग नहीं आ रही है, तो फिर अर्थ के साथ देखते हैं। अर्थ के साथ आ रहा है, अपन कहते हैं बॉडी अर्थ है। मोटर में क्या है, बॉडी अर्थ है। तो फिर ये तो सिंपल तरीका है बहुत ही। सर ट्रांसफार्मर का भी रेजिस्टेंस मापते हैं मेगर से? नहीं, ट्रांसफार्मर का कौन सा रेजिस्टेंस होता है? वाइंडिंग का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है। हाँ, कंटिन्यूटी जांचने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तीनों की तीनों बेस्ट ही है।
हाँ, सबसे सिंपल कौन सी है? मल्टीमीटर के द्वारा आराम से। सीरीज टेस्ट लैंप है तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इन दोनों का तो सामान्य अपन बहुत बार प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि सीरीज ओममीटर अपने को हर जगह मिलता नहीं है। हो गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं अगले पॉइंट। क्या बात करते हैं कि ये जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है वो कहां पर जोड़ते हैं, और अब अपन कहते हैं कि इसमें मीटर है तो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। टॉर्क 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहां पर अगले पॉइंट लिखते हैं, लगातार लिखना है आपको। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? पॉइंट नंबर 3। ये देखो, तो देखो डायग्राम में देखो, याद रह जाएगा। देखो ये होता है आपने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। ये देखो यहां पर क्या प्रोवाइड किया है, आप कहोगे मतलब क्या है? देखो पेन होती नहीं होती, पेन का खटका होता नहीं था, आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है? स्प्रिंग होता है, देखा आपने? अगर वो स्प्रिंग में निकाल दूं तो क्या वो काम करेगा? नहीं, मतलब वहां पे टॉर्क का काम कौन कर रहा है? स्प्रिंग। तो ये तो सामान्यतः अन्य मापांक यंत्रों में होता है। अन्य मापांक यंत्रों में कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा देते हैं? स्प्रिंग के द्वारा। लेकिन यहां पर स्प्रिंग नहीं होता है, ये कुंडली होती है। किसके द्वारा? कोयल के द्वारा प्रदान करते हैं। याद रह जाएगा क्या बोला मैंने? मेगर में कंट्रोलिंग, आप कहोगे कंट्रोलिंग टॉर्क कहां पर? ये देखो अपन का ये पॉइंटर था नहीं था पॉइंटर, यहां पर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे क्या इसको? तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रोवाइड करेंगे? स्प्रिंग नहीं होता है, क्या होता है? कुंडली, कोयल। तो क्या लिखेंगे अपन अगला पॉइंट? मेगर में नियंत्रण बलागुण, मेगर में नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा प्रदान करते हैं? पहले तो ये बात लिखूंगा कि स्प्रिंग के द्वारा प्रदान नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं किसमें स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वहां पर 3 यंत्र होते हैं। एक तो होता है मेगर जो अपन पढ़ रहे हैं, एक होता है पावर फैक्टर मीटर जिसको पढ़ेंगे बाद में, और एक होता है आवर्ती मीटर। तो यहां पर क्या लिखे? मेगर में नियंत्रण बलागुण स्प्रिंग के द्वारा प्रदान नहीं करते हैं, या स्प्रिंग के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कोयल या कुंडली। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है। आप ऑब्जेक्टिव लगाते हो या नहीं लगाते हो? तो क्या कहेंगे अपन? स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली का प्रयोग करते हैं, और आपको डायग्राम में भी बता दिया है। कुंडली का प्रयोग करते हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, अगला पॉइंट बात करते हैं क्या मापने के लिए काम में लेते हैं? इंसुलेशन। तो इस इंसुलेशन प्रतिरोध को इस मेगर में कहां पर जोड़ेंगे? तो आप देखो इस डायग्राम में कहीं पर दिख रहा है आपको टेस्ट रेजिस्टेंस? ये रहा टेस्टिंग टर्मिनल। यहां पर अपन क्या जोड़ेंगे? मान लो इस प्रतिरोध को मापना है तो अपन कहां पर जोड़ेंगे? यहां पर। यही 2 टर्मिनल दिख रहे हैं। अब देखो ये टर्मिनल कौन सा है, कहां से आ रहा है? जनरेटर के अंदर से, मतलब क्या है अपना? फेज। अब ये कहां पर जुड़ रहा है? देखो तो ये किसका सिंबल होता है? अर्थ। मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस या टेस्टिंग रेजिस्टेंस को मेगर में किसके बीच जोड़ा जाता है? फेज और अर्थ के मध्य। पता लग गया क्या बोला मैंने? मेगर में इंसुलेशन प्रतिरोध को, मेगर में इंसुलेशन प्रतिरोध को इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके? फेज, वह देखो डायग्राम में देखा ना आपने खुद ने। और इसी इंसुलेशन प्रतिरोध को अपन टेस्टिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। फेज वह अर्थ के मध्य जोड़ा जाता है। फेज वह अर्थ के मध्य जोड़ा जाता है। ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक बार लिखो फिर अपन इसको पूरा वापस लिखेंगे। कलर चेंज कर दो, और कलर चेंज करूंगा तो डायग्राम भी नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से। एक बार कर लेता हूं, आप कहो तो।
दिख रहा है ना? आपके गुरुजी है, कुछ भी लगा सकते हैं, इनको मतलब थोड़ा ही देखने से, इनको लगाने से मतलब है कि बोर्ड में लग गया है, बस खत्म बात है। अब आगे वाला अपने आप फर्ज निभाएगा। गुरुजी अगर मोटर चालू करते हैं तो एम्पियर ज्यादा लेती है तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है मोटर जल जाएगी। हाँ, ये पूछो कि ज्यादा क्यों लेती है, तो दो रीजन, या तो मोटर पे बहुत ज्यादा लोड है। अरे अपने पे ज्यादा लोड देंगे तो अपन क्या करेंगे? गर्मी फेंकेंगे, गालियां देंगे, यही करेंगे नहीं करेंगे? तो एज ए अपन क्या है तो अपन भी एक मोटर। तो मोटर को कभी पढ़ना है तो अपने ऊपर लेकर के देखो, अपन कब करेंगे? या तो कभी कभार क्या, बहुत ज्यादा मान लो अपनी कैपेसिटी है 60 किलो उठाने की और किसी ने कुंटल भर ऊपर डाल दिया, तो क्या करेंगे? गर्मी फेंकेंगे, बाकी कुछ होने वाला तो है नहीं। तो क्या होगी? एक तो क्या होगी, गर्मी करेगी, और गर्मी से नुकसान किसको होगा? खुद को होगा, अपने को। वाइंडिंग को मरने दो, अपन मशीन अपने कौन सी वाइंडिंग है, तो नुकसान किसको होगा? अपने आंतरों को ही होगा। तो यही बात है, अपन एज ए मोटर, जब मोटर पढ़ाओगे तो देखते रहना आप। मोटर पढ़ना है तो अपने ऊपर कंसेप्ट लेकर बैठो, कभी गलती नहीं करोगे। अपन की शरीर में है तो एक मशीन ही, अपने क्या है, अपन दो कंडीशन में, या तो अपने को बहुत ज्यादा किसी ने नाराज उठा दिया तो अपन घर आकर किसी के ऊपर भड़ास निकालेंगे, तो वो क्या हो रहा? शॉर्ट सर्किट हो रहा है। या हाँ, बाकी वहां पे तो देखो, मान लो कहीं पर जॉब करने गए, ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, तो वहां पे तो अपन कर नहीं सकते कुछ भी, सिर नीचे करके। अब बेचारी किसके ऊपर? घरवाली के ऊपर वो भड़ास निकालेंगे कि ये हो गया, थोड़ी सी गलती हुई, अब बेचारी वो क्या करे कि मरने दो, करने दो इसको। यही होती बात। हो गया। वापस देखो एक बार मेगर पूरा, मैंने स्टार करके बोला था, मेगर हमेशा याद रखना, बाकी सब विधियों के नाम याद रखो। क्या बोला? मेगर किसको मापने के लिए काम में लेते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मतलब होता है कि वे जिसका प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होता है। 1 मेगा ओम से कितना भी हो सकता है, सामान्यतः हमेशा 1 मेगा ओम से क्या होता है? अधिक होता है। किसका संयोजन होता है? तो याद रखना, जनित्र मत कर लेना, क्योंकि जनित्र का क्वेश्चन बनता है, पूरा लिखो, डीसी शंट जनित्र और सीरीज ओम मीटर। शंट मत कर लेना, सीरीज करना। सीरीज ओम मीटर का संयोजन होता है। गति कितनी होती है? 160 आरपीएम। अब बात करते हैं यहां पर सीरीज ओम मीटर में, तो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला, सीरीज ओम मीटर में जो पॉइंटर होता है वो शुरुआत में कहां पे रहता है? अनंत पे रहता है। ये मेगर में बात हो रही है। दूसरा, सीरीज ओम मीटर में जो अनंत होता है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, शून्य हमेशा कहां पे होता है? राइट। इसका मतलब एक पॉइंट तो फिक्स हो गया, पॉइंटर हमेशा कोई भी मीटर हो कहां पे रहेगा? लेफ्ट में रहेगा। लेफ्ट में रहेगा, कोई भी मीटर हो, शायद अनंत हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। अनंत आप कर सकते ऊपर। और क्या बोला है? यदि इंसुलेशन में कोई दोष है तो मेगर शून्य रीडिंग दिखाएगा। अब अपने बात की यहां पर कि अगर अपने को कंटिन्यूटी जांचनी है तो भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। या आप कहोगे तो मैं ओम मीटर एक और करवा दूंगा। अब क्या लिखा है इसमें? स्प्रिंग के द्वारा नियंत्रण बल आघूर्ण प्रदान नहीं करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो यहां पे डायग्राम में देख लो, ये देखो डायग्राम में क्या है यहां पर? कोयल। तो नियंत्रण बल आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान करते हैं? कोयल के द्वारा। टेस्टिंग प्रतिरोध को कहां पर जोड़ते हैं? तो देखो ये तो अपना फेज है, ये अपना अर्थ है, तो मैंने यही तो लिखा, फेज और अर्थ के बीच में जोड़ते हैं। वापस यहां पे डायग्राम में देख लो, जनरेटर कौन सा है? सीरीज। ओम मीटर कौन सा है? सॉरी, जनरेटर कौन सा है? शंट। ओम मीटर कौन सा है? सीरीज। अनंत पे पॉइंटर होता है, अनंत लेफ्ट में होता है, जीरो राइट में होता है। और इसकी गति कितनी होती है? 160 आरपीएम। यही तो मैंने लिखा है आपको बातें। हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाइए, बात करते हैं अगला। एक और लिख दो, कौन सा है अपना? ओम मीटर। ओम मीटर के बारे में भी बातें लिख दो। ओम मीटर क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। ओम मीटर कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कोयल को कुंडली भी, हाँ कोयल को कुंडली भी बोलते हैं, एक ही बात है। कोयल बोलते हैं इंग्लिश वर्ड है और कुंडली है हिंदी वर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेगर समानता उच्च वोल्टेज कितना होता है? सामान्यतः उच्च वोल्टेज होता है वो 500, 1000, 1500, 2500 वोल्ट तक कार्य करता है, समझे ना।
सामान्यतः अगर ऐसे का आंसर जब भी देना होता है तो हमेशा वहां पर एक ऑप्शन होता है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट मानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लिखा हुआ होगा, मेरे को पता नहीं सब। वहां पर ऑप्शन वो 100 वोल्ट वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि वहां पर उस ऑब्जेक्टिव में सबसे हाईएस्ट वोल्टेज 100 वोल्ट ही है, इसी कारण 100 वोल्ट माना है। बाकी 100 वोल्ट वास्तव में नहीं होता है, न्यूनतम वोल्टेज 500 वोल्ट होता है कम से कम। अब बात करते हैं ओम मीटर क्या काम आता है, तो दो बातें लिखो, प्रतिरोध वह वायर की कंटिन्यूटी जांचने के लिए, ये तो आपको लिखा दिया मैंने, वायर की कंटिन्यूटी जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, ओम मीटर का। अब ये दो प्रकार का होता है, बाकी तो अपने लिख रखा है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना कौन सा, शंट ओम मीटर, एक होता है सीरीज ओम मीटर। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है सीरीज ओम मीटर। अब सीरीज में तो वापस लिखाने की जरूरत नहीं है ना, सीरीज ओम मीटर आपको तो इसका डायग्राम बना देता हूं। परिपथ की कंटिन्यूटी जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बात करो शंट में, तो शंट में 0 होता है इधर और अनंत होता है इधर। ये होता है कौन सा अपना लेफ्ट टर्मिनल और ये होता है अपना राइट। तो शंट ओम मीटर में 0 कहां पर होता है, लेफ्ट की साइड, और पॉइंटर तो हमेशा कहां पे होगा, लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट में जो भी होगा देखी जाएगी। ये होता है अपना नियंत्रण बल कोण। अब आओ इसके में बात करते हैं। सीरीज ओम मीटर में अनंत होता है कहां पर, लेफ्ट में, और 0 होता है राइट में। केवल ये डायग्राम बना दो, और ये होता है अपना पॉइंटर। और पॉइंटर के बारे में अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मापांक यंत्र पढ़ाऊंगा तब लिखा दूंगा। लिख दो इतना। हो गया। लिख दिया अब तो। अब एक पॉइंट और रहा है, नोट के अंदर लिखना है, ये आपको यहां पर कभी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अपन एक अर्थ का प्रतिरोध मापते हैं। किसको, ये देखो कौन सा, ये बता ऊपर कंटिन्यूटी पॉइंटर। ये तो कुछ नहीं, जब अपन देखते हैं पॉइंटर के ऊपर स्केल होता नहीं होता है, स्केल देखा आपने पॉइंटर के ऊपर मीटर में, इसमें 0 क्यों, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? अभी डायग्राम में क्या बताया मैंने, सामान्यतः मीटरों में हमेशा क्या देखा आपने, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे? सामान्यतः मीटरों में देखा है आपने, क्या होता है, 0 कहां पर होता है, लेफ्ट में, और अनंत कहां पर होता है, राइट में होता है। ये अपन हम हर कोई देखता है मीटरों में, होता नहीं होता है। लेकिन एकमात्र मीटर जिसमें उल्टा होता है, ये आपको मैंने डायग्राम के द्वारा बता दिया है। देखो डायग्राम कहां रहा, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में देखो, अगर इसको सीधा करो आप, इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो ऐसे आएगा नहीं आएगा स्केल, तो इसमें वास्तव मेरे को उल्टा मिल रहा है, मतलब अनंत मिल रहा है मेरे को कहां पर, लेफ्ट में, जबकि सामान्यतः मीटरों में हमेशा लेफ्ट में 0 होता है। तो यही मैंने बात बताई है बस। क्या बोला, सामान्यतः मीटर जो भी आप उठाकर देखो उसमें हमेशा अनंत कहां पर होता है, राइट में, और 0 कहां पर होता है, लेफ्ट में, लेकिन इसमें उल्टा होता है। मेगर में आप खुद देख लेना। नेक्स्ट, अब आओ एक और बात करते हैं। नोट में आपको लिखना है अर्थ के प्रतिरोध किसके द्वारा मापते, कोई बता सकता है? कभी मापा है आपने, प्रैक्टिकल करते हैं अपन,
क्योंकि अर्थिंग करते हैं तो वहां पर प्रतिरोध मापना बहुत जरूरी होता है? अर्थ का प्रतिरोध किसके द्वारा मापते हैं? मेगर के द्वारा। अरे अर्थ का प्रतिरोध तो 1 ओम से कम होता है सामान्यतः, अर्थ टेस्टर के द्वारा। कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा ये, नोट में पॉइंट लिखो, ये आप पढ़ते तो नहीं हो। अगर पढ़ते नहीं हो तो भी ये तो प्रैक्टिकल करवाते हैं अपने को। होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, देखे हो तो 3 होती है, रोडें होती है, उस रोड को अपन जमीन में गाड़ देते हैं और 1 मीटर होता है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। तो पहला होता है अर्थ टेस्टर। इस यंत्र का नाम क्या होता है, अर्थ टेस्टर। अब यहां से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, अर्थ टेस्टर के द्वारा किसका प्रतिरोध मापते हैं? तो क्या कहते हैं, भू प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। भू प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है अपना? भू प्रतिरोध का मतलब समझ गए ना, भूमि का प्रतिरोध। अब 2 बातें आप कहो तो मैं लिख देता हूं, भू का प्रतिरोध कितना होता है और भू का विभव कितना होता है। तो देखो 2 बातें लिख रहे हैं अपन, क्या क्या? एक तो बात करें विभव और एक बात करें क्या अपन प्रतिरोध। तो विभव तो हमेशा कितना मानते हैं अपन, 0। ये बेसिक की बातें हैं, ये यहां की बातें नहीं है, लेकिन जब सामने आ गया तो अपन क्यों छोड़ रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है हमेशा, निम्न। निम्न का मतलब होता है 1 ओम से भी कम मानते हैं। फिर भी अगर प्रतिरोध कम नहीं होता है तो अपन कुछ विधियां करते हैं, याद हो तो, वहां पर अपन पानी डालते रहते हैं, नमी बनाए रखते हैं, कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, या फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को ज्यादा गहराई पर लगाते हैं। और इलेक्ट्रोड होता है उसको हमेशा गहराई में, कितनी गहराई पे लगाते हैं, कम से कम 1.5 मीटर से ज्यादा होनी अनिवार्य है। तो ये बात की बातें हैं, जब अपन पढ़ेंगे तब अपन बात आएगी। दूसरा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कोई बता सकता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और तीसरा, अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी या एसी या दोनों? अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए बताओ कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? गलत बात है, डीसी का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डीसी का प्रयोग कर दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। किसकी प्रक्रिया हो जाएगी? क्योंकि आपको पता पृथ्वी में क्या है, केमिकल नहीं है क्या? केमिकल है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सेलों में इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो हमेशा कौन सी होती है, एसी। अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं। अर्थात डीसी का प्रयोग नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के कारण। अर्थात डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या हो जाएगा वहां पर, इलेक्ट्रोलाइसिस। सेल और बैटरी में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। क्या क्या है, अपन को क्वेश्चन पूछते हैं डीसी देने पर कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। एक तो क्वेश्चन ये रहा। दूसरा, सप्लाई हमेशा कौन सी होती है, एसी होती है। याद रह जाएगा। अर्थ का प्रतिरोध कितना होता बता दिया है। अब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपने वहां पे लिखा भी था, ये करता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, विभव गिरावट के मेथड पर। हिंदी में लिख दो, विभव पतन के सिद्धांत पर। वापस देखो एक बार, अर्थ टेस्टर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा अपन क्या मापते हैं, अर्थ का प्रतिरोध मापते हैं। तो अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन,
अर्थ टेस्टर। अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए सप्लाई कौन सी होती है? एसी। डीसी क्यों नहीं होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के कारण। और क्या लिखा है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विभव पतन, विभव में गिरावट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और पृथ्वी का विभव कितना होता है? हमेशा शून्य। प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। और प्रतिरोध निम्न नहीं होता तो अपन क्या करते हैं? विद्या याद रखना, नोट करो इसको। हाँ वेरी गुड, यहां से आपके ज्यादा आंसर आ रहे हैं। ऊर्जा मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसने पढ़ा दिया ऊर्जा मीटर अभी तक? ऊर्जा मीटर आएगा आपके सामने, जो आ रहा है उस पर पूछते रहो। अभी स्केल में नीडल किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। वैसे मैं बाद मैंने कहा बताऊंगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया तो बता दिया है। किसका बना होता है? नॉन मैग्नेटिक पदार्थ प्लस हल्का, दोनों गुण, और दोनों होते हैं एल्यूमिनियम में। इसी का पॉइंटर हमेशा एल्यूमिनियम का बना होता है। हो गई बातें? एक बार पूरा वापस रिपीट करो जिसने लिख दिया है, फास्ट। क्या क्या पढ़ा है? फास्ट जल्दी से रिपीट करो एक बार। आवाज नहीं बिल्कुल ही। मेकर में कौन सी सप्लाई देते हैं? नाम से पता लगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद बोलो क्या लिखा मैंने वहां पर? डीसी। नाम ही बोला मैंने, डीसी शंट जनरेटर, तो सप्लाई कौन सी होगी? डीसी होगी। बोलो कौन सा? 39। निम्नलिखित उपकरण किस उपकरण में सर्वोच्च बलागुण या पे बताओ होता है? पीएमएमसी में। हाँ, ये आपको प्रूव करके बताऊंगा बाद में। टॉर्क टू वेट रेशियो सबसे अधिक होता है पीएमएमसी का। इसी कारण सबसे कम पावर खपत होती है, सबसे ज्यादा सुग्राहिता होती है। हाँ तो फिर अभी बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कौन? पीएमएमसी, हाँ। वो आएगा तब बताएंगे, पहले यहां पर पढ़ो आप। एक बार जल्दी से वापस रिपीट करो, अगर किसी के डाउट है तो। या मैं कराऊं? करवाई दूं मैं? अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, आप ही कर दो एक बार। आवाज नहीं, कर दो आप, डाउट हो तो पूछ लो। सामान्य कंडीशन में कभी नहीं, हमेशा बंद होते। सामान्य कंडीशन कभी नहीं डिफ्लेक्ट होता है। हाँ, पैमाना मत बोलो, पॉइंटर बोलो। पॉइंटर तो डिपेंड करेगा स्प्रिंग कैसा है, कुंडली कैसी है। अगर मजबूत है, नई नहीं है, तब तो वो हिलने नहीं देगी। अगर पुरानी हो रखी है के अंदर, तो अपने आप क्या होगा? डिफ्लेक्ट होती रहेगी। वो अर्थ रेस्टर में होते हैं। हाँ हाँ, उसमें नाम क्या होता है अपना? तीन होते, तीन। हाँ ठीक है, मैं नाम है। हाँ नहीं, ये बोला तीनों इलेक्ट्रोड के नाम क्या होते हैं, ये बोला ना। ठीक, मैं अभी बात बता, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। फास्ट जल्दी से एक बार रिपीट करो, काफी हो गए हैं। और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लो जल्दी से। सर एक बार इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है? सेल और बैटरी में नहीं क्रिया होती है। मतलब होता है कि जब भी किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर अलग बन जाएगा, सल्फेट अलग बन जाएगा। ये जो क्रिया होती है इसी को अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। पढ़ी ना, सेल और बैटरी में पढ़ते हैं ना अपन इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया। H2SO पढ़ा दिया ना, तो फिर क्या पूछ रहे हो? हैं? हाँ, दोनों रोडों के बीच की दूरी, किसमें बोल रहे हो? कौन है? महेश। दोनों रोडों के बीच की दूरी कोई निश्चित नहीं होती, बदलते रहते हैं अपन लगातार। तभी तो मैंने बोला ना, फॉल ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है? तीन रोड होती है, दो रोड को तो स्थिर करते हैं, बीच वाली रोड क्या होता है? अपन इधर उधर घुमाते रहते हैं, तब उसमें वोल्टेज क्या होता है? गिरावट होता रहता है। और वही लिखा मैंने, विभव पतन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ये पहला पॉइंट यहां पे कंप्लीट हो गया है, प्रतिरोध का मापन। कल मैं वापस आते ही सबसे पहले 10 मिनट पूछूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक, ध्यान रख लेना। इसी कारण अब पूछ लो और डाउट हो तो वापस पूछते रहो। 2064 2064 2064